Okay, beta, now we are going to discuss that how 8 marker question would be attempted in P2 exam. There are different questions which need to be attempted differently. आपका जैसे इस तरह का अगर क्वेश्चन है जिसमें सबसे पहले आपने क्या चीज़ देखनी है, यू आर गोइंग टू अंडरलाइन द क्वेश्चन. लाइक हेयर यू कैन सी दैट you are going to highlight different things which are being asked in a question. Advantages two advantages and two disadvantages of setting up a business. आपने दो एडवांटेजेस देने हैं एंड दो डिसएडवांटेजेस ऑफ सेटिंग अप अ बिजनेस एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. आपने अंडरलाइन करते जाना है क्वेश्चन में भी कि ये चीज़ें पूछी गई हैं, बिकॉज कभी कभी होता है कि स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, वो क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड नहीं करते, क्योंकि जल्दी जल्दी अटैम्प्ट करने में यूजुअली ये होता है कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन को ही प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, विच इज़ वेरी कॉमन, जो कि नहीं करना. उसके बाद what you people are going to do, you people are going to see that how many headings are there in a question. Like in this question there are 4 headings. आपने सबसे पहले ये देखना है कि what kind of assessment objective is being asked in a question. There are 4 headings means that 2 marks are being allotted to each heading. Advantage 1, advantage 2, disadvantage 2. इसका क्या मतलब है कि लाइक एडवांटेज 1 में आपके कौन कौन से असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स रिक्वायर्ड हैं. एज वी कैन सी इन अ क्वेश्चन एज वेल दैट देयर इज़ नो एप्लीकेशन. प्लीज़ डोंट waste your time. Obviously when application would be provided in such question, no marks would be awarded और आपका टाइम वेस्टेज भी होगा in order to write the application. तो एप्लीकेशन नहीं है ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे आपके बिजनेस का नेम मेंशन नहीं है. वैसे तो इट इज़ वेरी अनकॉमन नाउ बिकॉज दे आर बेसिकली मर्जिंग ओ लेवल्स इन IGCSE. वो एक ही जैसे क्वेश्चंस करते अब ला रहे हैं, तो इसी वजह से बहुत कम है, लीस्ट कॉमन है कि आपकी एप्लीकेशन 8 मार्क्स में ना हो. एक क्वेश्चन में आ सकती है, 2 क्वेश्चंस में आ सकती है, बस 4 क्वेश्चंस होते हैं उनमें से. वैसे तो एक ही क्वेश्चन में आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जहाँ पे आपने एप्लीकेशन नहीं देनी, लेकिन जहाँ पे आपने एप्लीकेशन नहीं देनी वहाँ आपके असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं. लाइक एडवांटेज 1 में आपने यू आर गोइंग टू गिव वन नॉलेज एंड ट्राई टू एनालाइज सच नॉलेज. जैसे एडवांटेज 1 अगर हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का देखें तो होगा कि दे वुड हैव सेपरेट लीगल आइडेंटिटी. अब हाउ दिस सेपरेट लीगल आइडेंटिटी वुड बी बेनिफिट, वुड बी एन एडवांटेज टू अ बिजनेस, दैट इज एनालिसिस. कि देयर ओन एसेट्स वोंट बी ऑन स्टेक, या यू वुड से कि सेपरेट लीगल आइडेंटिटी क्या होता है कि आपका जब वेन एवर एनी पर्सन वॉन्ट्स टू सू अ बिजनेस, ऑनर्स वुड बी सेव फ्रॉम दैट. ये होती है सेपरेट लीगल आइडेंटिटी एंड दैट इज़ एन एडवांटेज. तो प्लीज़ एडवांटेज बता के उसको BLT टेक्निक से, बिकॉज लीडिंग टू देयर फोर, इस टेक्निक से प्रॉपरली आपने एनालाइज करना है और क्लियरली आपने बताना है कि हाउ दिस advantage that you have been identified is an advantage to our business. समझ आ गई होगी होपफुली. लाइक आप इस तरह से लिखेंगे कि सेपरेट लीगल प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज आर हैविंग सेपरेट लीगल आइडेंटिटी. In this way, the risk of being sued by anyone would be reduced if any other person wants to sue the business. ठीक है, ये क्लियरली एडवांटेज आपने बता दिए. एडवांटेज 2 में अगेन आप नॉलेज देंगे और उसको एनालाइज करेंगे. डिसएडवांटेज में भी आप नॉलेज देंगे, एनालाइज करेंगे, और डिसएडवांटेज 2 में भी आप नॉलेज देंगे और एनालाइज करेंगे. यहाँ आपने 2 बातों का बहुत क्लियरली ख्याल रखना है. वो ये सबसे पहले कि यू आर नॉट गोइंग टू रिपीट एनी काइंड ऑफ एनालिसिस. एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आप रिपीट नहीं करेंगे, बट आपने उनके एनालिसिस को भी रिपीट नहीं करना. आप बार बार नहीं लिख सकते कि विच वुड इवेंचुअली इंक्रीज द सेल्स, विच वुड इवेंचुअली इंक्रीज द प्रॉफिट. एनालिसिस को भी आपने चारों में डिफरेंट लिखना है, कभी भी आपका पॉइंट रिपीट ना हो. ये चीज़. सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़
When type of organization is mentioned here, private limited company, स्टूडेंट्स यूजुअली कहते हैं, लिखते हैं कि मोर कैपिटल वुड बी जनरेटेड, तो फिर आप क्लियरली मेंशन कर दें फ्रॉम सेल सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप, ठीक है, बिकॉज प्रॉफिट जनरेशन जो आपकी ज़्यादा है वो पब्लिक लिमिटेड में सबसे ज़्यादा होती है. तो इफ़ यू आर रिलेटिंग विद सच थिंग कि फाइनेंस ज़्यादा जनरेट हो सकता है थ्रू सेलिंग द शेयर्स, तो फिर आप लिख दें कि एज़ कम्पेयर टू सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप, ठीक है. तो इसको प्लीज़ जो है वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपने देने हैं जो कि बहुत ही एक्सक्लूसिवली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हों. जो सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के भी हो सकते हैं, तो एग्जामिनर रिपोर्ट में वो क्लियरली मेंशन कर देता है कि हाउ कम दे आर सोली एन एडवांटेज और डिसएडवांटेज टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. ठीक है, ये वाला पॉइंट भी समझ आ गया होगा कि मैंने स्टार्ट में आपको ये कहा था कि आप हाईलाइट इसलिए कर दें ताकि आपके जहन में सिर्फ वो क्वेश्चन हो जो कि पूछा गया है, आप ताकि एक्स्ट्रा ना लिख सकें. ठीक हो गया. अगेन एक ही एडवांटेज दें, प्लीज़ बम्बार्टमेंट ऑफ नॉलेज नहीं करनी, 2 से 3 एडवांटेज नहीं लिख देने. एक ही एडवांटेज दें और उसको एनालाइज करें. एक ही मतलब आपने सेपरेटली सबको जो है वो ट्रीट करना है, क्योंकि 1 मार्क फॉर नॉलेज, 1 मार्क फॉर एनालिसिस. यू डोंट नीड टू ओवरराइट इन सच क्वेश्चन. एक इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है. आई वुड शेयर मार्किंग स्कीम ऑफ दिस क्वेश्चन एज वेल. लाइक इसमें अब आप देखें क्लियरली मेंशन है कि अवार्ड 1 मार्क फॉर ईच रेलेवेंट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, जैसे मैंने आपको बताया है कि नॉलेज के मार्क्स हैं, और फिर एडिशनल मार्क्स फॉर ईच एक्सप्लेनेशन ऑफ द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सेटिंग अप अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. ठीक हो गया. अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे, जैसे मैंने सेपरेट लीगल आइडेंटिटी की, आई वाज चेकिंग द क्वेश्चन ऑफ सम स्टूडेंट, they have identified separate legal identity with the growth of the business. There is no link. You are going to make a concise bridge between knowledge and analysis. एक complete link होना चाहिए आपकी justification में. Company can be sued instead of the owners continued or instead of the owners. Continuity भी knowledge है. Again, if a person dies, तब भी आपका बिजनेस रन होता है, ये भी एक एडवांटेज है. तो ये आपकी डिसएडवांटेजेस भी मेंशन हैं यहाँ पे. फॉर एग्जांपल, कैपिटल कैन बी रेज फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स, दिस इज नॉलेज, एंड दिस मे प्रोवाइड मोर फाइनेंस देन इफ जस्ट ऑनर्स सेविंग्स आर यूज्ड इफ अ सोल ट्रेडर. मैंने जैसे अभी आपको एक बात की है कि कैपिटल चाहे रेज हो रहा है, आप एडवांटेज लिख रहे हैं, बट यू आर गोइंग टू मेंशन दैट मोर कैपिटल वुड बी जनरेटेड देन सोल ट्रेडर, क्योंकि कैपिटल पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्ट होता है. तो आपने जब एनालिसिस प्रॉपर कर लिया होगा तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि ओके फाइन, ही हैज़ रेज्ड नॉलेज बट द स्टूडेंट हैज़ जस्टिफाइड हिज नॉलेज क्लियरली, तो फिर वो वहाँ पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक हो गया जी. इस तरह का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है. एक और क्वेश्चन जो है वो भी हम देख लेते हैं. 12 मार्कर क्वेश्चन के लिए आई वुड मेक एन अदर वीडियो, बिकॉज वो फिर आप लोग जो है वो मिक्स कर देते हैं. ये देखें जी, एक और क्वेश्चन इस तरह का 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जिसमें 1 लाइकली एडवांटेज एंड 1 लाइकली डिसएडवांटेज फॉर तनदीप. मीन्स आपको केस स्टडी मेंशन है. if he decides to import the post shares he sells. अब इस तरह के क्वेश्चन में अगेन सबसे पहले आप लोगों ने चीज़ें क्वेश्चन में ही हाईलाइट करनी है. लाइक 1 राइट एडवांटेज, तो आपको गिवन है 1 को आप हाईलाइट करेंगे. तनदीप को भी हाईलाइट कर लेंगे ताकि आपको ये पता चल जाए कि यू आर गोइंग टू गिव द एप्लीकेशन. एंड व्हेन ही डिसाइड्स टू इम्पोर्ट, सिर्फ इम्पोर्ट द पोस्ट शेयर्स में कि आपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताना है. ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं राइट करना. अब इस तरह के क्वेश्चन में फिर दोबारा हम, जो मैंने अभी आपको एक बात समझाई है कि यू आर गोइंग टू सी हाउ मच हेडिंग्स आर देयर. एडवांटेज, डिसएडवांटेज विद एक्सप्लेनेशन मीन्स देयर आर अगेन 4 headings, but mainly 1 advantage and mainly 1 disadvantage. Means that 4 marks are for advantage and 4 marks are for the disadvantage.
And how these 4 marks are being allocated: 1 mark is for knowledge, right? 2 marks are for the analysis, and 1 mark is for application here. ठीक है? Again I am repeating this. 1 mark is for knowledge, 2 marks are for analysis, and 1 mark is for application. एक और चीज़ आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन हेयर कि एडवांटेज की ये जो 2 लाइन्स हैं बेटा, यू आर गोइंग टू राइट नॉलेज हेयर, यू आर नॉट गोइंग टू गिव एनालिसिस हेयर. लाइक अगर आपको लगता है कि यू आर गोइंग टू राइट नॉलेज हेयर एंड यू आर गोइंग टू राइट फ्रॉम हेयर, तो फिर आपको वो नॉलेज में ही कंसिडर होगा. आपने यहाँ पे नॉलेज ही देना है, यहाँ से आपने एनालिसिस स्टार्ट करना है. जैसे लेट्स सपोज कि आपको अगर आप एडवांटेज है कि अगर इम्पोर्ट द पोस्चर्स ही सेल्स, तो इसका मतलब है क्वालिटी वुड बी फाइन और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स. ठीक है, फिर उसकी आप एक्सप्लेनेशन में हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स की एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, आप ये बताएंगे कि बाय प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हाउ दिस नॉलेज वुड बी एन एडवांटेज फॉर तंदीप. ठीक है, एक यहाँ पे जो मैंने आपको अटेम्प्ट करने की टेक्निक बतानी है वो ये है कि ऑब्वियसली देयर आर 2 मार्क्स आर फॉर एनालिसिस. तो जो नॉलेज आपने यहाँ पे दी है, आप उससे रिलेटेड 2 यू वुड से प्लस पॉइंट्स या एडवांटेजेस देते हैं. ठीक है, लाइक व्हेन क्वालिटी वुड बी फाइन और गुड, कस्टमर सेटिस्फेक्शन वुड बी ग्रेट. ठीक है, एंड हेंस the customer base or market share can be increased than competitors. अब एक ही नॉलेज से मैंने 2 एनालिसिस कर लिए. ठीक है, और अगेन यू आर गोइंग टू चूज एनीथिंग फ्रॉम द केस स्टडी टू राइट एन एप्लीकेशन. अच्छा, एप्लीकेशन बताते हुए भी अगेन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि बेटा प्लीज़ राइट अ रेलिवेंट टू द कॉन्टेक्स्ट. रेलिवेंट आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन होनी चाहिए. लाइक आप अगर यहाँ पे तंदीप की जो आपसे पूछा हुआ है कि हाउ दिस वुड बी एन एडवांटेज टू इम्पोर्ट द पोस्चर्स, और आप मतलब इररेलेवेंटली लिख दें सो दैट ही कैन attain his aim of expansion. Let's suppose, I don't know whether it is been there in the case study or not, लेकिन आप लिख दें तो अभी अगर ये बात अगर देखी जाए तो नो डाउट इम्पोर्ट करने से क्वालिटी बेटर होगी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगी, तो सेलिंग ज़्यादा होगी, फिर जाके कहीं उसके पास री इन्वेस्टमेंट की कैपिटल होगा एंड देन ही वुड बी एबल टू एक्सपैंड. बहुत ज़्यादा ब्रिजेस बनाने के बाद वो एप्लीकेशन रेलेवेंट होती है. आपने ऐसी एप्लीकेशन देनी है जो कि आपने एनालिसिस किया है उसके जस्ट अकॉर्डिंगली फिट इन हो एप्लीकेशन. ऐसी एप्लीकेशन ना हो जो वेग लगे, जो कि रेलेवेंट ना लगे. तो प्लीज़ केस स्टडी से कोई भी चीज़ उठा के लिख देना इज़ नॉट एन एप्लीकेशन. डिसएडवांटेज में अगेन यू आर गोइंग टू राइट डिसएडवांटेज हेयर कि इंपोर्ट से क्या होगा, कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टिंग और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वुड इंक्रीज. ठीक है, यहाँ पे आपने डिसएडवांटेज बता दिया. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे इंक्रीज होगी ये एक्सप्लेन नहीं करना. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज होने से हाउ योर प्रॉफिट मार्जिन वुड बी डिक्रीज इन द फ्यूचर, ये आपने एक्सप्लेन करना है. और अगेन आप उसके एक्सप्लेनेशन में 2 एनालिसिस कर लें और 1 एप्लीकेशन. तो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट सच क्वेश्चन. आई हैव चोजन डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर यू गाइज ताकि आप 8 मार्क्स के क्वेश्चन डिटेल में ऐसे अटेम्प्ट कर सकें. दिस इज़ अ मार्किंग स्कीम बेटा. Why I'm sharing this? Because I would like you guys to know that what is examiner expecting from you. Award 1 mark for each relevant advantage and disadvantage means knowledge. Award a maximum of 3 additional marks for each explanation of advantage and disadvantage for Tandeep if he decides to import the posture he sells. One of which must be applied to this context. जैसे मैंने आपको बताया है कि 2 analysis के हैं marks and 1 is for application. अगर मैं आपको बताऊं कि आपने इसको लिखना कैसे है. अगर आप फर्स्ट एडवांटेज राइट करते हैं, हैविंग अ वाइड रेंज ऑफ पोस्चर्स इन द शॉप, बेटर क्वालिटी, जैसे मैंने अभी आपको बताया. अच्छा, एक और चीज़ आई वांट टू री इन्फोर्स यू गाइज. आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग इन B1 एज वेल कि यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई क्लियर दैट दिस इज नॉलेज.
कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करते हैं कि एडवांटेज में लिख देते हैं कि मोर कस्टमर्स वुड बी अट्रैक्टेड. दिस इज नॉट नॉलेज, दिस इज एनालिसिस. ठीक है. बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स would be available, which leads to more attraction of customers or customer base in order to sell more pushchairs. In this way, yeah, therefore high revenue would be generated. अब आपने एक चीज़ नोट की है कि आपने एक ही बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करते हुए दो एनालिसिस कर दिए. राइट. मीट मोर कस्टमर्स इज एन एडवांटेज, हायर रेवेन्यू इज एन एडवांटेज. सो आपको दो एनालिसिस के मार्क्स मिल गए. एंड सेल मोर पुश शेयर्स आपकी एप्लीकेशन होगी. ठीक है जी. तो इस तरह से यू आर गोइंग टू राइट. और एक चीज़ का बहुत ज़्यादा आप लोग मिस्टेक यही कर देते हैं कि आप एनालिसिस लिख लेते हैं नॉलेज की जगह पे, और एग्जामिनर नहीं चेक करता वो क्वेश्चन जिसमें नॉलेज प्रॉपर्ली प्रोवाइड ना की हो. आपका पूरा क्वेश्चन वेस्ट हो जाता है. एग्जामिनर रिपोर्ट में सिर्फ ये लिख देता है नॉलेज इज नॉट बीइंग प्रोवाइडेड प्रॉपर्ली, दैट इज़ वाई नो मार्क्स फॉर एप्लीकेशन एंड एनालिसिस वुड बी अवॉर्डेड. अच्छा जी. For example, this means that Tandeep will have wide range of pushers in the shop, which leads to high income customers who are their target market. Application होगी meaning, अब आपने एक चीज़ नोट की है कि wide range of pushers in the shop, तो obviously high income customers imported products को prefer करते हैं, वो अट्रैक्ट होंगे जो कि उसकी टारगेट मार्केट है. किस तरह से एप्लीकेशन फिट इन हुई है कॉन्टेक्स्ट में, this is important. Eventually, therefore, higher sales would be there. Meeting their customer needs should ensure the business makes a profit and successful in the future. So this is how you are going to provide the advantage. एप्लीकेशन के भी ये जो आपके एग्जामिनर एप्लीकेशन चूज़ करते हैं वो इस लिस्ट में से चूज़ करते हैं जो कि मार्किंग स्कीम में प्रोवाइडेड होती है. लास्ट क्वेश्चन बस देख लेते हैं कि किस तरह से आपका 8 मार्क्स का एक और क्वेश्चन अटैम्प्ट हो सकता है डिफरेंटली. वो ये है, वाई आई हैव चोजन दिस क्वेश्चन, बिकॉज आपको अपेंडिक्स 3 में मैं बताना चाहती हूँ कि आप इस तरह का क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं. एक्सप्लेन 2 रीजन्स वाई कैश फ्लो फोरकास्ट इन अपेंडिक्स 3 इज इम्पॉर्टेंट टू टीटी. अब लेट्स सपोज अगर अपेंडिक्स 3 इज प्रोवाइडेड है तो आपने कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि बाकी के स्टडी से आप रेफ़र ना करें, बट प्रेफर ये किया जाता है कि अपेंडिक्स 3 को ही मेनली देखें, क्योंकि उसी की इन्फॉर्मेशन आपने बतानी है. और आपने किस इन्फॉर्मेशन को कोट करना है यहाँ पे, कैश फ्लो फोरकास्ट. ठीक है, कि कैश फ्लो फोरकास्ट जो अपेंडिक्स 3 में है, वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. अगेन यहाँ पे आपने एडवांटेज देना है, सॉरी रीज़न 1 देना है कि वाई दैट वुड बी इम्पॉर्टेंट. फिर अगेन यहाँ पे 2 रीजंस हैं, तो 4 मार्क्स फॉर 1 रीज़न, 4 मार्क्स फॉर अदर रीजंस. एनालिसिस के 2 मार्क्स होंगे. एक और चीज़ है, बल्कि एनालिसिस के 3 मार्क्स होंगे. वाई आई हैव सेड दिस थिंग. आप अपेंडिक्स 3 की इन्फॉर्मेशन जब यहाँ पे पुट कर रहे होते हैं तो उसको एप्लीकेशन कंसिडर मत किया करें. वाई इज इट सो? बिकॉज उसमें आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पुट इन कर रहे होते हैं, तो स्टूडेंट समझते हैं कि जी हमने एप्लीकेशन दे दी है, हालांकि यहाँ पे एनालिसिस के 3 मार्क्स होते हैं. ठीक है, तो इसी तरह से अटैम्प्ट होगा. अब अगेन हम ये देखते हैं कि किस तरह से आपने जो है वो अप्लाई टू द, यहाँ पे एप्लीकेशन का अगर आपको मार्क्स आपको लग रहा है कि 1 ऑफ विच मस्ट बी अप्लाई टू द कॉन्टेक्स्ट, जो आपको अपेंडिक्स 3 के अलावा आप कुछ लिखेंगे उसको एप्लीकेशन कंसिडर किया जाएगा. वरना कैश फ्लो फोरकास्ट में जैसे आई वुड गो टू द केस स्टडी है, ये अपेंडिक्स 3 है. यहाँ पे आपको कैश फ्लो फोरकास्ट दे दिए गए हैं. स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं, वाई आई हैव चोजन दिस क्वेश्चन टू डिस्कस हाउ दिस वुड बी अटेम्प्टेड. यहाँ पे जो स्टेटमेंट गिवन होती है वो एज इट इज़ लिखते जाते हैं. लाइक रीज़न 1 टू नो नेट फ्लो, दैट इज़ यू वुड से कि 40 इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो -40,200. सिर्फ इतना लिख देते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन नहीं करते.
जब तक आप उसकी इंटरप्रिटेशन प्रॉपर नहीं करेंगे, लाइक आपने कंपैरिजन विद अदर कैलकुलेशंस नहीं किया, तो आपको मार्क्स असाइन नहीं किए जाते। जितने भी आपके कैलकुलेशंस वाले आते हैं, चार्ट्स आते हैं, अपेंडिक्स रेफर होता है, यू हैव टू इंटरप्रेट दैट डाटा। आप इस डेटा से एग्जैक्ट वैल्यूज़ लिखनी चाहिए भी, वही आपकी एप्लीकेशन कंसिडर होगी। लेकिन आपने उसको जब तक इंटरप्रेट नहीं किया होगा, जब तक एक्सप्लेन नहीं किया होगा कि वाई यू हैव प्रोवाइडेड दिस डेटा, जैसे लेट्स सपोज अगर आप ये देखें कि किस तरह से आपके जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं कैश फ्लो के, वो कैश फ्लो का फॉर्मूला आपको पता है, कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो है। तो आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो इंक्रीज़ हो रहा है ओवर द टाइम पीरियड, आप इसको बता सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि किस तरह से सेल्स इंक्रीज़ हुई हैं, वेजेस एक्सपेंस के आपके चेंज नहीं हुए, उनके कंपैरिजन्स बता सकते हैं, राइट। तो वो इक्विपमेंट कम हो गया है, नहीं और लिया, जिसकी वजह से आपकी कैश आउटफ्लो कम हुआ है, तो कैश ओवरऑल कैश फ्लो पे फ़र्क पड़ा है। तो दीज आर द थिंग्स विच आर गोइंग टू बी इंटरप्रेटेड इन सच क्वेश्चंस इन डिटेल। आई एम टॉकिंग अबाउट कि जैसे लेट्स सपोज अगर आप आपने लिस्टिंग नहीं करनी डेटा की, आपने लिखते नहीं जाना डेटा, आपने उसको प्रॉपरली इंटरप्रेट करना है। सबसे पहले जैसे लेट्स सपोज आपने पहला रीज़न बताया कि वाई कैश फ्लो फोरकास्ट वुड बी इम्पॉर्टेंट टू सी इफ देयर इज़ अ कैश फ्लो प्रॉब्लम और लिक्विडिटी प्रॉब्लम, ठीक है। If so, he needs to organize an overdraft. The cash flow forecast will help support the need persuading the bank to give an overdraft or bank loan, right? Other ways of solving cash flow problem might be given. Apply for the trade credit. तो these are basically the reasons जिसमें आपको जो है वो बताया जाता, आप बताते हैं कि किस तरह से ये